नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर लोगों का जब किसी भी संपत्ति को लेकर वाद विवाद खड़ा होता है, यानी कि हो सकता है संपत्ति के मालिकाना को लेकर वाद विवाद हो, उसके अंदर बंटवारे को लेकर वाद विवाद हो, किसी पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो, तो एक बेसिक क्वेश्चन उनके दिमाग में हमेशा घूमता है कि सर, दाखिल खारिज या फिर म्यूटेशन हमारे नाम से नहीं है, जमाबंदी किसी दूसरे के नाम से दिखाई जा रही है, टैक्स कोई और पे कर रहा है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसको प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा? अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट पहले ही ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि अगर एक व्यक्ति म्यूटेशन या रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज कराकर खुद को प्रॉपर्टी का मालिक मान रहा है, तो इन रिकॉर्ड से उन्हें प्रॉपर्टी का मालिक नहीं माना जाएगा। यानी कि म्यूटेशन या रिवेन्यू रिकॉर्ड में किसी का नाम आ गया है तो उसको प्रॉपर्टी का मालिक नहीं माना जा सकता। इसके अलावा जो रिवेन्यूज अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि तहसीलदार, एसडीएम वगैरह, इनके पास यह अधिकार नहीं होता कि ये टाइटल से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स केसेस पर यह फैसला दे सकें कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। अब मैं आज की वीडियो में आपको ये सभी पॉइंट रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करके देने वाला हूं। जहां पर बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, 40 साल पहले, 30 साल पहले हमारी बुआ ने, हमारी बहनों ने ओरली रूप से, मौखिक रूप से हक त्याग कर दिया था और उनका नाम फिर म्यूटेशन जमाबंदी में से हट गया था। अब क्या वो क्लेम आज भी कर सकती है उस प्रॉपर्टी में उठकर? ये सारी चीज मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि जब किसी की प्रॉपर्टी की ओनरशिप की बात आएगी, तो जो ये म्यूटेशन एंट्रीज होती हैं, जमाबंदी, दाखिल खारिज, रिवेन्यू रिकॉर्ड, इनको कितनी महत्वता दी जाती है प्रॉपर्टी का ओनर डिसाइड करते वक्त। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन एंट्रीज, यानी कि रिवेन्यू एंट्री के बारे में। देखिए, जब एक व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीदता है तो सबसे पहले वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनवाता है, चाहे वो सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, रेलिंक्विशमेंट डीड हो, रिलीज डीड हो, कोई भी डीड हो, उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है। जब एक व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी के कब्जे में आता है। जब वह उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में आएगा, कब्जे में आएगा, तो उसकी एक ड्यूटी बनेगी कि वो उस प्रॉपर्टी का अब इस्तेमाल कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स, यानी कि जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर होता है, वो भी उसको अदा करना पड़ेगा, वो भी उसको पे करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको म्यूटेशन के अंदर अपना नाम चढ़वाना पड़ता है, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़वाना पड़ता है, जमाबंदी वगैरह में अपना नाम चढ़वाना पड़ता है। और लोग इसको इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि भाई, इस व्यक्ति का तो वहां पर नाम आ गया, तो ये उस प्रॉपर्टी का ओनर हो गया है। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैंने आपको बताए, चाहे म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, रिवेन्यू रिकॉर्ड, म्युनिसिपल रिकॉर्ड, ये केवल फिस्कल पर्पस के लिए होते हैं। फिस्कल पर्पस से मेरा मतलब टैक्सेशन पर्पस के लिए, कि जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में है, जिसका उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन है, उसी को उस प्रॉपर्टी से संबंधित टैक्स देना पड़ेगा। अब कई बार यह सिचुएशन भी देखने को मिलती है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का ओनर भी नहीं है, वो अपना इन रिकॉर्ड्स के अंदर नाम चढ़वा लेता है। तो उसके पीछे का कारण ही यही होता है दोस्तों, कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेगा, उसी को तो उसका टैक्स देना होगा। तो कभी भी इस प्रकार की रिवेन्यू अथॉरिटीज किसी भी प्रकार की ओनरशिप को क्लेम नहीं करेगी। जिसका नाम रिवेन्यू टैक्स में शो कर रहा है, चाहे म्युनिसिपल टैक्स हो, चाहे जमाबंदी हो, दाखिल खारिज हो, उसके अंदर नाम आने से उसको ओनर नहीं माना जा सकता। अब आप कहेंगे, सर ये बात तो आप ही बोल रहे हैं, हमें कोई लैंडमार्क जजमेंट या रिलेटेड जजमेंट ही बता दें, ताकि हमारे साथ भी जो ऐसी सिचुएशन बन रही है, हमारी ये चीज काम आए। अब मैं आपको एक रेलिवेंट जजमेंट डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। बड़ी ध्यान से जजमेंट को समझिएगा दोस्तों।
अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह। इसका साइटेशन नंबर है 1997 SCC 137। इसके अंदर यही कहा था कि जो इफेक्ट है म्यूटेशन का और जो म्यूटेशन है प्रॉपर्टीज की रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, नाइदर क्रिएट नॉर एक्सटिंग्विश टाइटल टू द प्रॉपर्टी, ना ही वो किसी के पक्ष में मालिकाना हक देती है, ना ही किसी के पक्ष का मालिकाना हक दर्शाती है। क्या चीज? रिवेन्यू रिकॉर्ड या म्यूटेशन के अंदर की गई एंट्री। नॉर एनी प्रिजम्पटिव वैल्यू ऑन टाइटल, सच एंट्रीज आर रेलिवेंट ऑन द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग लैंड रिवेन्यू। ऐसी कंडीशन में जो यहां पर जिसका नाम आ रहा है उससे केवल लैंड रिवेन्यू कनेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ये चीज केवल इतना ही दर्शाती है। तो ये रेलिवेंट जजमेंट वहां पर आपके काम आ जाएगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, वो भी मैं डिस्प्ले पर आपको दिखाकर समझा देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर जजमेंट का नाम था सूरज वाहन वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर। इसका साइटेशन नंबर देखिए 6SC 186, 2007 की ये जजमेंट है। इसमें यही कहा था कि अगर रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एंट्री हो रही है तो इससे किसी भी व्यक्ति का टाइटल वहां पर साबित नहीं होगा जिसका नाम उस रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है। अगर किसी का नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड या जमाबंदी म्यूटेशन वगैरह में आ रहा है तो वो केवल फिस्कल पर्पस के लिए होने वाला है। और अगर उसी चीज से रिलेटेड प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर कोई वाद विवाद है तो ये केवल और केवल सिविल कोर्ट ही तय करेगा। यानी कि दोस्तों, अगर एक व्यक्ति धोखे से जमाबंदी, दाखिल खारिज या रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा बैठा है और अब आपको कह रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, देखो हर जगह मेरा नाम आ गया है, तो ये रेलिवेंट जजमेंट आपके काम आएगी, जो साफ निर्धारित करती है कि इस प्रकार से रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नाम आने से उसको ओनर नहीं माना जा सकता। ये केवल फिस्कल पर्पस के लिए है, मतलब जो टैक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए। और अगर टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है तो वो केवल और केवल सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है कि कौन ओनर वहां पर होने वाला है। ये चीज भी यहां से आपको क्लियर हो गई दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। कई बार लोगों का कहना है कि सर देखिए, पहले के समय तो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको कानून की ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती थी। हमारी बुआ ने, हमारे चाचा ने, हमारे ताऊजी ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा उनका बनता था उसको रिलीज, उन्होंने हक त्याग कर दिया। पर हमारे पास कोई भी हक त्याग का कागज नहीं है आज भी। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने ये हक त्याग किया, उनका नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में से निकलवा दिया, उनका नाम दाखिल खारिज में से निकलवा दिया। और इतने साल हो गए हैं, अब उन लोगों ने आज तक क्लेम नहीं किया और आज उठकर वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, भले आप लोगों ने हमारा इस प्रकार के रिवेन्यू रिकॉर्ड में से नाम निकलवा दिया। अब मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं। पहला, रिवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं शो हो रहा। दूसरी चीज, यहां पर जो हक त्याग हुआ है वो मौखिक रूप से है, ओरली है, कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में पहला क्वेश्चन यही अराइज होगा कि क्या ओरल रूप से की गई रेलिंक्विशमेंट, ओरल रूप से, मौखिक रूप से किया गया हक त्याग कानूनी रूप से मान्य होगा। दूसरी चीज अब यहां पर यह देखी जाएगी कि क्या अगर लंबे समय से किसी का रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं आ रहा तो उसका वहां पर हक खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको एक रेलिवेंट जजमेंट जाननी होगी। एक बार डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा यहां पर पेरचंद एंड अदर वर्सेस संतराम एंड अदर। इसका RS से यानी कि रेगुलर सेटल अपील नंबर है 23 ऑफ 2006। डेट ऑफ जजमेंट है 5/5/2017। ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है। यहां पर यही क्वेश्चन आया था कि क्या ओरल रूप से किया गया हक त्याग भी एक्सेप्टेड होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें तो वहां पर साफ निर्धारित है कि जो हक त्याग होगा वो रजिस्टर्ड कागजों से ही होगा, यानी कि ओरल रूप से किया गया हक त्याग कानून में मान्यता नहीं रखेगा। दूसरी चीज, अगर एक व्यक्ति का नाम म्यूटेशन से निकाल दिया, दाखिल खारिज वगैरह से निकाल दिया, तो इससे जिसका नाम उसमें आ रहा है उसको हम ओनर तो नहीं कह सकते, मैंने रेलेवेंट जजमेंट दिखाई, पर यह चीज कंसीडर कर सकते हैं कि हां वो व्यक्ति इतने लंबे समय से प्रॉपर्टी के कब्जे पर है। अब जब उसका इतने लंबे समय से कब्जा है और जिसका नाम वहां पर नहीं आ रहा उसका मतलब कि कब्जा नहीं है, तो वहां पर लिमिटेशन एक्ट आपका मदद करेगा। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, हर चीज के लिए एक लिमिटेशन होती है। अगर आप ये दिखा देते हैं कि 12 साल से ज्यादा समय हो गया है, प्रॉपर्टी का जो ओनर है जिसका नाम बाहर हो गया है, उसने ना प्रॉपर्टी की देखरेख की, उसका यहां से अधिकार भी हमने खत्म कर दिया,
इसके बावजूद उसने आकर लिमिटेशन टाइम के अंदर एक्शन नहीं लिया, तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी ये दिखाने में कि अपोजिट पार्टी जो अब एक्शन लेने की आज के समय में अपना अधिकार पाने की कोशिश कर रही है, वो लिमिटेशन टाइम से बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। पर अगर अपोजिट पार्टी ये दिखा दे कि आपने फ्रॉड किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट वहां पर कहेगा। वो क्या कहता है कि फ्रॉड जैसी कंडीशन में कोई भी समय सीमा वहां पर किसी को बाउंड नहीं कर सकती। जिस दिन आपकी नॉलेज में आया है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उस दिन से वो समय सीमा काउंट होगी। तो यहां से आपको क्लियर हुआ, ओरल रूप से किया गया हक त्याग किसी काम का नहीं, धोखाधड़ी करके फ्रॉड करके किसी का नाम निकलवाया, आपकी कोई मदद नहीं होने वाली। हाँ, अगर जेन्युइनली किसी का नाम बाहर हुआ है, उसने उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया, उसने अपनी मर्जी से बाहर कराया है, तो आप लिमिटेशन एक्ट का रेफरेंस देकर यह दिखा सकते हैं कि अब वो जो क्लेम करने जा रहे हैं वो लिमिटेशन टाइम से बाहर हो चुका है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको क्लियर किया दोस्तों। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, कोई वाद विवाद चल रहा है, इसके अलावा प्रॉपर्टी का केस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है, इसी बीच दूसरी तरफ से पार्टी धोखाधड़ी करके कुछ ले देकर सेटिंग करके अपना नाम म्यूटेशन के अंदर, अपना नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर चढ़वा लेती है, तो क्या इस चीज से कोर्ट प्रोसेस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या इस चीज से कोर्ट में दिखाकर यह हेल्प मिलेगी कि वो प्रॉपर्टी के ओनर है? अब मैं एक रेलिवेंट जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर एक बार। जजमेंट का नाम था डॉक्टर पी प्रंजलि वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका रिट पिटिशन नंबर है 1198 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है 28/9/2022। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है। देखिएगा, इसमें यही कहा था कि जब कभी भी म्यूटेशन चलते हुए केस के बीच में ही कर दी जाएगी, तो वो कभी भी टाइटल के बेस पर नहीं होगी। टाइटल मतलब कि ये भाई ये इंसान इस प्रॉपर्टी का ओनर है, इसीलिए हम इसका नाम म्यूटेशन में चढ़ा रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, वो कभी भी टाइटल के बेस पर नहीं हो सकती जब ऑलरेडी कोर्ट में केस पेंडिंग है। हाँ, इस बेस पर वो हो सकती है कि इस व्यक्ति का नाम वहां पर आ गया तो इससे हम अब टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, पर किसी का नाम म्यूटेशन में चढ़ा लेने से उसको ओनर नहीं माना जा सकता। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोस्तों। अब दोस्तों यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूटेशन के अंदर अगर किसी का नाम आ रहा है, चाहे वो केस के बीच में आ रहा है, केस से पहले आ रहा है, धोखाधड़ी से आ रहा है, तो उसमें नाम आने से उसको ओनर नहीं कहा जा सकता। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि क्या जो रिवेन्यूज अथॉरिटीज होती हैं, चाहे आपका तहसीलदार हो गया, अदर रिवेन्यूज अथॉरिटीज आ गए, कमिश्नर हो गया, आपका डीएम वगैरह हो गए, इनके पास ये अधिकार है कि दो पार्टियों के बीच अगर डिस्प्यूट चल रहा है किसी अचल संपत्ति को लेकर, तो उनके बीच का मालिकाना हक वो तय कर दे? जी नहीं दोस्तों, ये चीज साफ तरीके से पहले भी निर्धारित कर दी गई है कि जो रिवेन्यूज अथॉरिटीज होती हैं ये किसी का टाइटल घोषित नहीं कर सकती। ये अधिकार केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास होता है। पहले मैं रेलिवेंट जजमेंट भी आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केस टाइटल है श्रीमती जयमा, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर है, एक बार ध्यान दीजिएगा, रिट पिटिशन नंबर 6872 ऑफ 2013 और डेट ऑफ जजमेंट है 24 जनवरी साल 2020। देखिएगा, यहां पर यही कहा गया था दोस्तों कि जो रिवेन्यूज अथॉरिटी होती हैं, जैसे कि तहसीलदार हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, डीसी हो गया, डिप्टी कमिश्नर, उनके पास ये जुरिसडिक्शन ही नहीं होता कि वो टाइटल डिस्प्यूट अगर किसी प्रॉपर्टी पर चल रहा है तो उसका मालिकाना साबित कर सके, क्योंकि ये केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास अधिकार है कि वो ये चीज डिसाइड कर सकती है कि हाँ भाई यहां पर किसका मालिकाना हक बनता है। और ये चीज दोस्तों जो मैंने अभी आपको क्लियर की, साल 2023 में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी, वहां पर क्लियर कर दी गई थी। 1 मिनट आपका और लगेगा, उस जजमेंट को भी मैं क्लियर कर दूं ताकि लेटेस्ट जजमेंट भी आप लोगों के पास हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। जजमेंट का नाम था के जयपाल रेड्डी सन ऑफ रामचंद्र रेड्डी वर्सेस द जॉइंट कलेक्टर। यहां पर इसका रिट अपील नंबर है 142 ऑफ 2009 और डेट ऑफ जजमेंट है 13/10 साल 2023। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर क्या क्लियर किया गया। देखिएगा, तेलंगाना हाईकोर्ट ने यहां पर यही कहा कि भाई जो रिवेन्यूज अथॉरिटीज है उनके पास ये पावर ही नहीं होती कि जो क्वेश्चन उठ रहा है प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर, पोजेशन को लेकर, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड केसेस का फैसला कर सके। सरल भाषा में समझे कि जो रिवेन्यूज अथॉरिटीज है, तहसीलदार हो गया, हमारा डिप्टी कमिश्नर वगैरह हो गए, इनके पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक वहां पर साबित कर सके, प्रॉपर्टी के मालिक को वहां पर टाइटल ओनर साबित करा सके। और ये सारी चीज मैंने आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर की। तो अब आपको पता लग गया होगा कि केवल म्यूटेशन, दाखिलकारी, जमाबंदी, इन सब में नाम आने से
कोई भी ओनर साबित नहीं होता। और अगर कोई धोखाधड़ी करके इन रेवेन्यू अथॉरिटीज की मदद से खुद को ओनर बता रहा है तो उनके पास तो अथॉरिटी ही नहीं होती कि वो किसी को प्रॉपर्टी का ओनर घोषित कर सके। यह काम केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास होता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।